सामान्यतः 2018 तक की भर्ती में जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो आ रहे थे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, इस बार जो एग्जाम का पैटर्न स्टार्ट हुआ उस एग्जाम के पैटर्न में लगभग 24, 25, 27 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। मीनिंग समझ रहे चीज को क्या बता रहा हूं? पार्ट 30 क्वेश्चन का ही है। ये एग्जामिनर पर डिपेंड है। पहले क्लियर कट क्लासिफिकेशन होता था कि भाई इतने इसमें से इतने इसमें से आएंगे, 30 क्वेश्चन आने ही हैं। लेकिन अब उस क्लासिफिकेशन को हटा दिया है। क्या कर दिया है? क्या हो गया आवाज को? थोड़ी सी आवाज बढ़ा भाई। आपको दिक्कत नहीं आ रही? ऐसे कैसे हो गया? थोड़ी कम है? अब ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अब ये एग्जामिनर के पास राइट है कि वो कितने क्वेश्चंस दे। तो मिनिमम से 24-25 क्वेश्चन तो आने ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो आप निश्चित मान के चलो। फिर जैसे 19 पेपर होते हैं, ग्रेड फर्स्ट के अंदर 19 सब्जेक्ट हैं टोटल मिला के, समझ रहे हो बात को? उसमें से केवल 8 या 9 पेपर ऐसे हैं जिनमें से 24-25 क्वेश्चन पूछे। बाकी के पेपर में सारों में 30 क्वेश्चन ही पूछे हैं। तो हमें मान के चलना है वेटेज कितने क्वेश्चन का है? 30 का। तो 150 में से 30 क्वेश्चन है तो लगभग 20% पार्ट आपका इसका होगा। और ये वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये आपका सब्जेक्ट कितना भी मजबूत हो, अगर ये स्कोर नहीं करेगा तो आप पीछे रहोगे। क्यों? क्योंकि आप सब्जेक्ट में जो जितना आता है आपको, उसमें से आप 5 से 6 क्वेश्चन की बढ़ोतरी कर सकते हो। सब्जेक्ट में एक लेंथ होती है सब्जेक्ट को भी याद करने की, कि मैं 120 में से 100 क्वेश्चन ला सकता हूँ, है ना? तो आप 120 में से 100 लाते हो तो आप 105 तक तो ला सकते हो। सब्जेक्ट को कितना ही पढ़ लो, क्योंकि बार बार चीज़ें पढ़ी होती है, फिर उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। ये भी ध्यान रखना आप, रुचि खत्म हो जाती है व्यक्ति की। चीज़ें समझ रहे हो? आप एक चीज़ को 100 क्वेश्चन लाने की कैपेसिटी रखते हो तो उसमें ज़्यादा संभावना कितनी है, कितने क्वेश्चन बढ़ा सकते हो आप? तो भरतपुर से है ना, तो मैक्सिमम संभावना कितनी हो सकती है आपकी? लगभग हो सकता है आपका 5 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हो। लेकिन वो 5 क्वेश्चन बढ़ाने के साथ साथ इधर आप क्या कर सकते हो? 20 क्वेश्चन की स्कोरिंग और कर सकते हो। और अगर आप ये स्कोर नहीं करते हो तो आपसे 120 में से 110 ले आओ और ये 20 क्वेश्चन छोड़ दो तो माइनस में क्या चला जाओगे आप? 10 क्वेश्चन चले जाओगे। इसका आप ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो मैंने आपको ग्रेड फर्स्ट की एक स्ट्रेटेजी बता दी है कि क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे क्या रहेगा। आगे फिर अपन बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो, लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। अब वो तो नहीं करेंगे अपन बीच में, तो बाकी और लोग भी, ठीक है? यहीं से आप फिर बैच फिक्स कर लेना कि मुझे कहाँ पढ़ना है। उसमें पढ़ना है तो उसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है तो इसमें पढ़ना। नहीं तो ये तो नए वाले स्टूडेंट हैं। हाँ, तो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए है ये, ठीक है? अभी आज तो क्या है कि जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है ना? तो वहाँ पर वो सॉरी, स्कूलों की छुट्टियाँ कल से ख़त्म हुई हैं और अब लोग घर पहुँचेंगे। उसके बाद में ये टीचर स्पेशल बैच रहेगा, तो कल तक परसों तक संभावना है स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, ये चीज़ें, ठीक है? अब बात करते हैं लर्निंग की। और लर्निंग का मतलब क्या होता है? अधिगम। क्या होता है? अधिगम। और अधिगम का जो हम सामान्य अर्थ लेते हैं, क्या लेते हैं? सामान्य अर्थ लेते हैं। वो अर्थ क्या है आपका? सीखना। सामान्य अर्थ क्या है? सीखना, ठीक है? ओके। अधिगम के संबंध में सामान्यतः 2
धारणाएं प्रचलित हैं। कितनी धारणाएं? 2 धारणाएं प्रचलित हैं। और उसमें से पहली जो अवधारणा है वो है भारतीय अवधारणा, इंडियन हाइपोथेसिस, और दूसरी अवधारणा है यूरोपीय अवधारणा। कैसी है? यूरोपीय अवधारणा। क्लियर? भारतीय अवधारणा की अगर बात करें तो भारतीय अवधारणा का मतलब होता है केवल पढ़ना ही सीखना है। केवल पढ़ना ही क्या है? सीखना है। मतलब एक बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि आप केवल क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो हम भारतीय मान के चलते हैं कि पढ़ना ही क्या है? सीखना है। हमारे लिए नृत्य करना सीखना नहीं है, गाना गाना सीखना नहीं है। मीनिंग समझे? स्विमिंग करना सीखना नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि पढ़ लिख ले काम आएगा। अगर हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं तो सामान्य क्या कहते हैं? पढ़ लिख ले काम आएगा, ये क्या कर रखा है ना? तो पढ़ने लिखने को वो क्या मानते हैं? सीखना मानते हैं। लर्निंग का मतलब पढ़ना लिखना ही क्या है? सीखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय अवधारणा है, कौन सी अवधारणा? भारतीय अवधारणा संकीर्ण अवधारणा है या व्यापक? ये बताओ। छोटी हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, संकीर्ण अवधारणा है या उसका जो दायरा है वो क्या है? कम है। क्लियर है? तो ये तो धारणा क्या होगी? संकीर्ण अवधारणा। क्यों? को केवल वो पढ़ने को ही क्या मानते हैं? सीखना मानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में यूरोपीय अवधारणा की बात करें तो यूरोपीय क्या मानते हैं कि सब कुछ पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, या ये कहो सब कुछ सीखना ही क्या है? सीखना है। सब कुछ सीखना ही क्या है? सीखना है। ठीक है, मीनिंग समझ ले। केवल पढ़ना ही क्या है? सीखना। ये कौन कहते हैं? भारतीय। यूरोपीय क्या कहते हैं? सब कुछ पढ़ना। यहाँ पढ़ने का अर्थ क्या ले रहा हूं मैं? सीखना। सब कुछ सीखना ही क्या है? सीखना है, अधिगम है। इसका मतलब यहाँ पर पढ़ना भी सीखना है, हाँ या ना? पढ़ना भी क्या है? सीखना है। इसका मतलब यहाँ पर गाना गाना भी क्या है? सीखना है। और यहाँ पर क्या? नृत्य करना भी क्या है? सीखना है। मीनिंग समझ में आ रहा होगा शायद मैं क्या कह रहा हूँ। इसका उसके बाद देखो, ये तो धारणा कैसी होगी? संकीर्ण। और सब कुछ पढ़ना या सब कुछ सीखना ही क्या है? सीखना है। पढ़ना भी क्या है? सीखना है। गाना गाना भी क्या है? सीखना है। नृत्य करना भी क्या है? सीखना है। क्लियर? इसका मीनिंग ये हुआ कि हम जो भी कुछ सीख रहे हैं, चाहे गाली देना ही सीख रहे हैं, वो भी अपने आप में क्या है? सीखना है। तो यहाँ का जो दृष्टिकोण है वो संकीर्ण, और यहाँ का जो दृष्टिकोण है वो क्या हो गया? व्यापक या विस्तृत हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ?
विस्तृत। ठीक है, तो ये हमने वर्ल्ड वाइड 2 अवधारणाएं पढ़ी। सामान्यतः अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। और ये सीखना कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। पहला प्रकार क्या है? भारतीय अवधारणा, केवल पढ़ना ही क्या है? सीखना है। और सब कुछ पढ़ना ही, यानी कि सब कुछ सीखना ही क्या है? सीखना है। यहाँ पढ़ना भी सीखना है, लिखना भी सीखना है, गाना गाना भी क्या है? सीखना है, नृत्य करना भी क्या है? सीखना है। मीनिंग समझ में आ गया? 2 अवधारणाएं क्लियर हैं? लिख सकते हैं? लिखो, लिखें। अधिगम का सामान्य अर्थ या क्या? गौण अर्थ, सामान्य अर्थ या क्या? गौण अर्थ होता है सीखना। गौण अर्थ होता है सीखना। क्लियर? उसके बाद लिखें, अधिगम के संबंध में, अधिगम के संबंध में सामान्यतः 2 अवधारणाएं प्रचलित हैं। अधिगम के संबंध में सामान्यतः क्या है? 2 अवधारणाएं प्रचलित हैं। 2 अवधारणाएं प्रचलित हैं। ठीक है, मतलब 2 हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, प्रचलित हैं। पहली लिखो, भारतीय अवधारणा, भारतीय अवधारणा। और दूसरी है बेटा क्या? यूरोपीय अवधारणा। भारतीय अवधारणा और दूसरी क्या है? यूरोपीय अवधारणा। पहले में लिखो भारतीय अवधारणा, भारतीय अवधारणा। इसमें लिखेंगे इसके अनुसार केवल पढ़ना ही अधिगम है। केवल क्या? पढ़ना ही क्या है? अधिगम है। अतः इस संबंध में, यह अवधारणा, इस संबंध में यह अवधारणा, क्लियर? यह अवधारणा संकीर्ण अवधारणा है। संकीर्ण अवधारणा है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नंबर 2, यूरोपीय अवधारणा। यूरोपीय अवधारणा लिखें, इसके अनुसार सब कुछ सीखना, इसके अनुसार क्या? सब कुछ सीखना ही क्या है? अधिगम है। सब कुछ सीखना ही सीखना है, या सब कुछ सीखना ही क्या है? अधिगम है। अधिगम है। जैसे पढ़ना, लिखना,
गाना गाना, पढ़ना लिखना, क्या गाना गाना, तैरना सीखना, तैरना सीखना, और एक लिखो नृत्य करना, डांस करना, नृत्य करना। ठीक है, मतलब हम भारतीय लोग केवल पढ़ाई लिखाई को क्या मानते हैं, सीखना। हमारी इतनी सोच है। बचपन में अगर हम खेलने जाते थे शाम को, तो हमारे माँ बाप ये कहते थे पढ़ ले लिख ले काम आएगा, क्यों खराब हो रहा है। इसका मतलब उनके लिए खेलना सीखना नहीं है। ठीक है, लेकिन यूरोपियों के लिए खेलना भी अपने आप में क्या है, एक सीखना है। अब आप एक, मैं सामान्य क्लास में एक एग्जांपल देता हूँ। जस्टिन बीबर, नाम सुना है जस्टिन बीबर का? ऑस्ट्रेलियाई क्या है, पॉप सिंगर है, 12th फेल है वो। ओके, और बहुत ज़्यादा कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। माइकल जैक्सन भी कोई खास अच्छा नहीं था पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, लेकिन ये दोनों व्यक्ति क्या हैं, अपने अपने जोन के स्टार हैं कि नहीं हैं। तो उनके अनुसार तो पढ़ना लिखना, अपने अनुसार तो वो बिल्कुल क्या है, कंडम है कि नहीं है, बेकार है कि नहीं है, हाँ या ना, है ना। लेकिन उस यूरोपीय दृष्टिकोण के अनुसार, किसके अनुसार, क्या हो गया अब, ये तो थोड़ा सा तो सफोकेशन होने लग जाएगा फिर अगर कम करवाएंगे तो उस साइड बैठ जाओ आप, थोड़ा सा कोल्ड रेजिस्टेंट बनो, उधर बैठ जाओ। फिर वो क्या रहता है कि अगर एसी नहीं चलवाएं तो फिर वो क्या होता है, फीस दी होती है ना, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। नहीं समझे, भाई फीस भी तो दी है ना आप लोगों ने, तो एसी भी तो चलना चाहिए ना। चाहे रजाई लेके आ जाना, लेकिन एसी चलेगा। ठीक है, एसी नहीं चलाएंगे तो फिर सफोकेशन हो जाएगा। नीचे का रूम है, फिर हीट हो जाएगी ज़्यादा। आदत डाल लो। कुछ नहीं होगा, चलता रहता है ऐसा। लिख लिया। अतः यूरोपियन अवधारणा विस्तृत या व्यापक है। विस्तृत या क्या है, व्यापक है। विस्तृत या व्यापक है, क्लियर है। तो ये तो आपका अधिगम का सामान्य क्या रहा, अर्थ रहा। इसके बाद में मतलब अधिगम की अवधारणाएं रही। अब आप हेडिंग डालो अधिगम का अर्थ, है ना। जो बड़ा व्यापक अर्थ कैसे समझेंगे उस चीज को समझना है। व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ। अब देखिए, अगर हम मीनिंग ऑफ लर्निंग की बात करें, अधिगम के अर्थ की बात करें, अर्थ, तो आप जितना आप मतलब जो चीज़ समझ जाए उनको तो सहमति देना, नहीं समझे वहाँ पर रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना है फालतू में कहीं जानबूझ के हाँ बढ़ने लग जाओ, है ना। कई बार हो जाता है कि चलो हाँ बढ़ते रहो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, व्यक्ति हर रोज कार्य करता है, यस और नो। ठीक है,
और हर रोज कार्य करता है तो वो कार्यानुभव भी प्राप्त करता है। यस और नो? क्या प्राप्त करता है? कार्यानुभव प्राप्त करता है। तो उस काम का करने का क्या होता है? अनुभव होता है कि नहीं होता है? यहाँ तक क्लियर है? जब व्यक्ति कार्यानुभव प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है काम करने के दौरान उससे गलतियां भी हुई हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ वो काम कर रहा है या काम करना सीख रहा है तो वो हर काम हमेशा पहले प्रयास में ही क्या कर रहा है? सही कर रहा है। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है ना। इस बात को तो समझते हो? कार्यानुभव प्राप्त करता है तो उससे गलतियां भी होती हैं। यस? और गलतियां होती हैं तो उन गलतियों को वो क्या करता है? सुधारता है। तो व्यवहार में क्या करता है? वो संशोधन करता है। व्यवहार में क्या करता है? संशोधन करता है। चीजें समझ में आ गई बात? क्या करता है? व्यवहार में संशोधन करता है। अब व्यवहार में संशोधन या व्यवहार में परिवर्तन, कौन सा शब्द सही है? सोच समझकर उत्तर देना, ऐसे ही मत बोलना, क्योंकि यहां शब्दों का अर्थ अपने आप में महत्व रखेगा। कौन सा शब्द सेलेक्ट करें? व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में संशोधन? परिवर्तन नहीं। आपने सामान्यतः, सर आप आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आपने सामान्यतः क्या पढ़ा है? अधिगम का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। ये तो पढ़ के आए हो सभी जगह। परिवर्तन तो पढ़ के आए हो कि व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है? अधिगम होता है। अब अगर व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है तो शराबी व्यक्ति का भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो है ना, चाहे स्थायी हो चाहे, बात परिवर्तन की चल रही है। भाई ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, लेकिन परिवर्तन तो है ना। मतलब वो परमानेंट पी के लुढ़क जाए, वो स्थायी परिवर्तन हो गया और उसको हम अधिगम कह देंगे, गलत बात। ठीक है? यहां पर व्यवहार में संशोधन शब्द बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, क्योंकि संशोधन जो होता है वो सकारात्मक के लिए होता है। मीनिंग समझ रहे हो? संशोधन होता है ना, वो हमेशा सकारात्मक होता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा हो किसी चीज में संशोधन हुआ और वो संशोधन नेगेटिव हुआ हो? लेकिन परिवर्तन नेगेटिव होता है। कॉन्सेप्ट को फ्रेम करो माइंड में कि समझना कैसे है इसको। परिवर्तन के दो रूप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब आप परिवर्तन की बात करोगे तो आप जितना पॉजिटिव बोल रहे हो उतना आप नेगेटिव भी बोल रहे हो। समझ रहे बात को? नहीं समझे? कि परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है और परिवर्तन क्या हो सकता है? नेगेटिव भी। लेकिन जो संशोधन होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। संशोधन नेगेटिव कैसे होगा? संशोधन का मतलब सुधार। क्या कभी सुधार भी नेगेटिव होता है क्या? नेगेटिव चीज से पॉजिटिव करने की जो प्रक्रिया है उसको सुधार बोलते हैं। इसका मीनिंग समझो आप क्या कह रहा हूं मैं। संशोधन का मतलब क्या होगा? कोई चीज गलत हो गई, उसको सुधार दिया, तो ये बात पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैं तो आपकी बात रख रहा हूं, मैं मेरे शब्द नहीं दिए मैंने।
पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, संशोधन के बाद ही पता चलता है कि पहले वाली प्रक्रिया गलत थी। संशोधन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, उसका उद्देश्य हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। तो आपने क्या किया? कार्य किया, और कार्य करने से आपको क्या मिला? अनुभव। उस काम करने के दौरान जो आप अनुभव गेन कर रहे हैं, उसमें आपने ये सीखा कि ये गलत हो गया और ये सही है, तो इस गलत को तो हटा दो और इसको सही रख लो। ये तो अनुभव हुआ ना। तो अब जब आप दोबारा काम करोगे तो क्या उस गलती को दोहराओगे या उसको सुधार करोगे? संशोधन करके करोगे, करोगे ना। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? व्यवहार में क्या लिखा? संशोधन। या अगर तुम कहो कि नहीं सर हमें तो परिवर्तन ही अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, उसके पहले एक शब्द जोड़ दो, सकारात्मक परिवर्तन, तब वो लाइन सही हो जाएगी। बात कॉन्सेप्चुअली समझो। ऐसे रटी रटाई लाइन हमने पढ़ ली, हम उसको मान के चले, ऐसा क्यों? कहाँ लिखा है कैसा मान के चले? हम आर्गुमेंट आ जाएगा ना कि व्यवहार में परिवर्तन में कदम। शराबी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसका मतलब वो अधिगम थोड़ी हो गया। हो गया क्या वो अधिगम? नहीं हुआ ना। तो अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? व्यवहार में क्या? संशोधन, या व्यवहार में कैसा परिवर्तन। अब देखो ये बात सही है, अब हम आधे पहलू की बात कर रहे हैं, हम नकारात्मक परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। और सकारात्मक परिवर्तन क्या होता है? संशोधन कहलाता है। यहां तक क्लियर है? तो व्यवहार में क्या करेगा? संशोधन कर लिया। और अब जब आपने व्यवहार में संशोधन कर लिया तो क्या आप रुक जाओगे काम करने से? नहीं रुकोगे। फिर से कार्य करोगे कि नहीं करोगे? वो पहले वाली चीज तो सुधर गई, अनुभव भी हो गया, संशोधन भी हो गया, और फिर से कार्य करोगे तो फिर से कार्य अनुभव प्राप्त करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? लेकिन इस कार्य अनुभव के दौरान आप पहले वाली गलतियां नहीं करोगे। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि गलतियां दोबारा नहीं होंगी या नई गलतियां नहीं होंगी? हाँ या ना तो बोलो कुछ। भाई ये तो नहीं है ना कि भाई गलतियां दोबारा फिर काम करोगे और आप दोबारा गलती होने की संभावना होगी ही नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। होंगी कि नहीं? गलतियां हो सकती है ना। और गलतियां होंगी तो फिर वो व्यक्ति व्यवहार में फिर से क्या करेगा? संशोधन करेगा कि नहीं करेगा? या क्या करेगा? बोलो। सकारात्मक परिवर्तन करेगा। कर दिया। और फिर से व्यक्ति क्या करेगा? कार्य करेगा। फिर से क्या करेगा? संशोधन। और ऐसे लगातार ये प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर संशोधन प्रक्रिया है। मैं एक लाइन लिख रहा हूं अब इससे। ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? क्लियर है? क्या है? रोज काम करता है, काम करेगा तो उसको क्या होगा? अनुभव। अनुभव से आदमी क्या करता है? सीखता है कि जो गलतियां हो रही हैं उनमें क्या करूं? सुधार। सुधार हो गया। सुधार के बाद फिर से क्या करेगा? कार्य करेगा तो क्या होगा? कार्यानुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा? फिर से क्या करेगा? व्यवहार में संशोधन। व्यवहार में संशोधन से फिर क्या करेगा? कार्य। फिर क्या? संशोधन, फिर कार्य, फिर संशोधन। एक के बाद एक अनुभव और संशोधन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो तो एक पहले तो इस बात पे तय करो कि क्या एक निश्चित क्रम में संशोधन और निश्चित क्रम में अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। सहमत हो इस बात से? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन, या बोलो क्या लिखूं? सकारात्मक परिवर्तन की क्या बोलो बेटा? प्रक्रिया ही क्या है?
अधिगम है। यस और नो? इससे सहमत हो क्या जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उस बात से? क्लियर है कि हम रोज काम करते हैं, काम करने से अनुभव होता है, अनुभव से व्यवहार में संशोधन होता है, संशोधित व्यवहार से फिर वापस क्या करते हैं, कार्य करते हैं, फिर से क्या होगा, अनुभव होगा, और फिर से क्या करेंगे, संशोधन। तो लगातार संशोधनों की प्रक्रिया क्या रहती है, चलती रहती है। यही हमारी लाइफ है और हमेशा हम सीखते हैं। हम काम करते हैं, गलतियां करते हैं, गलतियां सुधारते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं, व्यवहार में संशोधन हो जाता है, फिर से काम करते हैं, फिर गलतियां करते हैं, फिर सुधार करते हैं। इसलिए उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक व्यवहार संशोधन की, ठीक है, प्रक्रिया या सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। और दूसरी एक चीज ये आएगी कि अधिगम एक अनवरत प्रक्रिया है। यस और नो? या ये कह सकते हैं कि अधिगम व्यवहार संशोधन की अनवरत प्रक्रिया है। बोलो कौन सी लाइन सही लगी? व्यवहार संशोधन की क्या है, अनवरत प्रक्रिया है। लिख दूं ये बात है, लगातार, कंटिन्यूअस। क्या सब्जेक्ट आपके? सामान्य शब्द है अनवरत, तो हिंदी का सामान्य शब्दावली, कोई अलंकार परास वगैरह नहीं लगाए मैंने। अनवरत का मतलब कंटिन्यूटी, निरंतर, लगातार। देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इस सब्जेक्ट को डिफाइन करती है। सामान्य हिंदी में परिवर्तन और संशोधन एक ही है, साइको में नहीं है। ये समझना ही है ना, बोध है सेंसिंग है। समझे बात को? एक तो बोलो समझना, एक बोलो उस चीज का बोध है ना। तो ये अंतर है। साइकोलॉजी की तो भाषा ही तो क्वेश्चन है, और उसमें पकड़ आपकी तो सही है, अदरवाइज खत्म हो आप। दिक्कत ये है कि साइकोलॉजी को साइकोलॉजी की भाषा में ही समझाना है। अगर उसको सामान्य जर्नलाइज कर दिया ना, तो आपके पेपर समझ में नहीं आएगा। नहीं समझे क्या बात को? पेपर समझ में नहीं आएगा तो ऑप्शन कहां से समझ में आएंगे? अब आपने नाम सुना है प्राकल्प निर्माण? योजना निर्माण को बोलते हैं प्लानिंग को बोलते हैं प्राकल्प निर्माण, है ना। हम साधनों को साधन नहीं बोलते हैं, हम साधनों को उपागम बोलते हैं, अप्रोच। तो अब एक तो आप अप्रोच का उपयोग करते हो चीजों को समझो, एक साधन का उपयोग करते हो समझो, है। तो चीजें अलग होंगी कि नहीं होंगी? समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन चीजें बिल्कुल सही जाएंगी। मुझे तो सबसे पहले समय यही लगता है कि आपको जो बेसिक्स हैं, है ना, उन पे बड़ा आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप काम करोगे तब जाके ये चीज़ें होंगी। आप अपने जर्नलाइज सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट तक सीमित रखें, इसमें मत लाना कभी, ये समझ में भी नहीं आएगा। इसकी अप्रोच अलग है ना, और उन सब्जेक्ट की अप्रोच क्या है, अलग है। दूसरा, वो सब्जेक्ट आप रोज काम में लेते हो, लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, तो वो चीज़ें आपके लिए क्या है, यूज टू हैं, लगातार उपयोग में है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा जोर नहीं आता है। ये सब्जेक्ट आपने यूज टू नहीं कर रखा है ना, दैनिक जीवन में इसको उपयोग में नहीं ले रखा है, और उपयोग में नहीं ले रखा है तो ये समझ में आना मुश्किल हो जाता है। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं कि अधिगम व्यवहार संशोधन की क्या है, अनवरत प्रक्रिया। तो आपको क्या बनाना है, सेम ऐसा कैसा बनाना है पहले तो, फिर नीचे ये लाइन लिखनी है, ठीक है। फिर दो अर्थ और हैं, बोर्ड के बाद साफ करके उसके बाद बताऊंगा।
वो नीचे आएगी। उत्तरोत्तर का मतलब क्रमशः होता है, एक के बाद एक। तो ये जो मैंने आपको रिजल्ट लिखा है ना, वो इसका लिखा है, और एक के बाद हो रहा है ये, तो ये रिजल्ट ये है, और ये चीज हो भी लगातार रही है एक के बाद एक, इसलिए अनवरत प्रक्रिया। व्यक्ति हर रोज कार्य करता है, ये ऐसे सेम बनाना है, फिर नीचे लैंग्वेज में लिखवाऊंगा आपको। लिखे लिखो, व्यक्ति हर रोज कार्य करता है, व्यक्ति हर रोज कार्य करता है और उससे कार्यानुभव प्राप्त करता है। ठीक है, कार्यानुभव से व्यवहार में संशोधन ऑब्लिग सकारात्मक परिवर्तन करता है, सकारात्मक परिवर्तन करता है, और व्यक्ति संशोधित व्यवहार से पुनः कार्य करता है, संशोधित व्यवहार से क्या करता है, पुनः कार्य करता है, और फिर से कार्यानुभव प्राप्त करता है। फिर से कार्यानुभव प्राप्त करता है, वह व्यवहार में संशोधन करता है। एक सीरीज पूरी लिख लो, व्यवहार में क्या करता है, संशोधन करता है, व्यवहार में संशोधन करता है। लिख लिया? अर्थात व्यक्ति, अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन या सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को ही अधिगम के रूप में सीखता है, को ही अधिगम, को ही अधिगम, अधिगम के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, मूल अर्थ तो आ ही गया ना, को ही अधिगम के रूप में, ठीक है, धारण करता है या सीखता है। क्लियर?
क्योंकि पहले व्यक्ति लिखा हुआ ना, अर्थात व्यक्ति, व्यक्ति क्या करता है कि इसको एक प्रक्रिया के रूप में धारण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। फिर नीचे लिखो अधिगम अनवरत व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया है। अधिगम अनवरत अभ्यास संशोधन की क्या है, प्रक्रिया है। क्लियर है? अधिगम अनवरत अभ्यास संशोधन की क्या है, प्रक्रिया है। उसके बाद ये आपका एक स्टेटमेंट हुआ किसके संबंध में, अधिगम के संबंध में। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, है ना। 3-4 तरीके से इसका अर्थ होता है। अभ्यास के रूप में, अनुभव के रूप में क्या लेंगे, स्थायी अस्थायी के रूप में क्या लेंगे, कि अधिगम में स्थायी परिवर्तन होने चाहिए या अस्थायी होने चाहिए, अधिगम में परिवर्तन वांछित होने चाहिए या अवांछित होने चाहिए, और अधिगम में परिवर्तन अभ्यास से होने चाहिए या अनुभव से होने चाहिए। ये और दृष्टिकोण है अधिगम के अर्थ को समझाने के। ये नॉर्मली स्किनर ने कही थी, हाँ ठीक है ना, स्किनर ने कही हुई है, लेकिन ये अर्थ भी है। परिभाषाओं की बात फिर अलग करेंगे, अभी तो अर्थ मीनिंग चल रहा है ना। कोटेशंस की बात फिर अलग है। हालांकि ये कही गई है, स्किनर ने कही है, ये अलग बात है, ठीक है। क्योंकि हमने किताबों में वैसे ही पढ़ा है, हमने स्किनर की परिभाषा को ऐसे पढ़ा है, हमने इसको डिफाइन करके नहीं पढ़ा कि इसका अर्थ ये होता है, कि उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन को कैसे समझेंगे, उसके लिए ये प्रोसेस होता है। वो सीधी नहीं आती है लाइन, ये गाइड्स में इस लाइन को सीधा लिखा जाता है, जबकि सीधी होनी नहीं चाहिए, है ना। गाइड में तो अधिगम का अर्थ ही लिख रखा है, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है ना। जबकि व्यवहार में परिवर्तन नहीं, व्यवहार में सकारात्मक कभी भी अधिगम होता है ना, उसका एक पॉजिटिव उद्देश्य जरूर होता है कि हाँ ये चीज हम हैं। अब खैर उसमें अपन किसी को सही गलत साबित नहीं कर रहे हैं किसने क्या लिखा है, लेकिन चीज तो गलत ही है, या तो पूरा उसको प्रॉपर समझा के फिर लिखो। अब ये लाइन बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इसकी क्या बन गई, एक पूरी स्कीमा बन गई। स्कीमा का मतलब समझ रहे हो, संरचना। तो ये लाइन आपको रटने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि आपने इसको क्या कर लिया है, समझ लिया है, ठीक है। आ जाओ अपनी क्लास है। सांस ले लो लंबा, एक अर्थ समझ में आ गया। अब दूसरे पहलू पर चर्चा करते हैं, और दूसरा पहलू क्या है, व्यक्ति अभ्यास एवं अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन करता है। अब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा कि अब आपने क्या लिख दिया सर, परिवर्तन लिख दिया। होना चाहिए आपका आर्ग्यूमेंट। क्लास का समय 7 o'clock है, 8 नहीं है, नहीं बताया था, लिख रखा है ना, पर ये यहीं बता के रह गए होंगे। इन्फॉर्मेशन देने वाले ने क्लास का समय टाइम पे नहीं बताया था, मैं बता रहा हूँ अब ठीक है। अब कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाली लाइन में हम क्या कह रहे थे, सकारात्मक परिवर्तन या संशोधन लिख रहा था। अब मेरे ही शब्दों के अकॉर्डिंग मैं क्या जा रहा हूँ, नेगेटिव जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, कि वहां तो मैं पैरवी किसकी कर रहा था, सकारात्मक परिवर्तन शब्द की कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और इसके साथ साथ किसकी कर रहा था, संशोधन की कर रहा था, है ना। और यहाँ क्या है, परिवर्तन।
मैंने कहा कि अभ्यास के कारण परिवर्तन और अनुभव के कारण क्या परिवर्तन। अब इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, परिवर्तन। बशर्ते बिल्कुल सही बात है, परिवर्तन पॉजिटिव और क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इधर आ जाओ, इस पे आगे। पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब तुम कहोगे कि सर परिवर्तन तो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। मैं उसका सीधा सा आपको एक उत्तर बताऊंगा कि यस, परिवर्तन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति नेगेटिव चीज़ों का अभ्यास करता है क्या? अभ्यास वो उसका करता है जो उसको करना चाहिए। यस और नो? गुरुजी, ये रिजिडनेस होती है ना, ब्रेन को क्लोज कर रहे हैं आप, कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, इसको हटाओ, खुला बैठो, तसल्ली से ना। ये जो ये वाली कंडीशन होती है ना, यूँ जो सर्दियों में पिक्चर देखने वाली सी मुद्रा होती है ना, वो नहीं, बिल्कुल खुला रखो, पूरी बॉडी को रिलैक्स रखो। जटिल नहीं बनाना है, बॉडी को कॉम्पैक्ट नहीं करना है। फिजिकल पोस्चर का बहुत बड़ा असर होता है ब्रेन पे, ठीक है ना। अपने आप को रिजिड मत बनाओ ऐसे। ये जो पोजीशन होती है ना, ये चिंतन की पोजीशन होती है, और इसमें व्यक्ति अपसारी चिंतन में जाता है। जैसे आपने करा तो पीछे जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा और जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बीच में जो इस पोजीशन से यहाँ पर रिलैक्सेशन आता है, और आपका ब्रेन अलग काम कर रहा होता है, और आपकी जितने भी बॉडी है वो अलग काम कर रही होती है। अब देख लेना कभी, आप ये देखते देखते ऐसे सामने देख रहे हो, कब आपका दिमाग भटक कर किस बिंदु पर चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा, और कितनी देर बाद लौटोगे ये भी बहुत अलग बात है। इसलिए एक जैसे वो मैडम बैठी है, बिल्कुल ये सही कंडीशन होती है, ये भी ठीक बैठी है ना। आप रिजिड हो गए है ना, तो वो बिल्कुल खुला रखो। साइकोलॉजी में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है पढ़ना ही, इसमें बैठने का पोस्चर, किस डायरेक्शन में आप बैठे हो, कैसे बैठे हो, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि इसके लिए आपका ब्रेन बिल्कुल सही रहना चाहिए, और ब्रेन के लिए एक पोजीशन होती है। खैर, मैं अभ्यास शब्द पर चर्चा करूंगा। इससे पहले अपन कर चुके हैं क्या, सकारात्मक परिवर्तन पर, ठीक है। अभ्यास का एक तो होता है आधार और एक होता है परिणाम। आप बार बार अभ्यास कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा से करते हैं या ज़बरदस्ती करते हैं? किसी काम को आप बार बार दोहरा रहे हो, वो काम इच्छा से होता है या ज़बरदस्ती? इच्छा से। तो डिजायर हुआ कि नहीं हुआ वो वर्क? तो अभ्यास का आधार क्या है? वांछित्व है, डिजायर्ड कैरेक्टर है। कोई आप अभ्यास करते हो तो आप अपनी इच्छा से करते हो कि नहीं करते हो? और जो काम अपनी इच्छा से किया जाए वो काम क्या होता है, वांछित कार्य होता है कि नहीं होता? आप चाहते हो उस काम को करना, ये बात क्लियर है। और अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो अभ्यास का परिणाम किस रूप में आएगा? इस बात से सहमत हैं आप? बताओ, आ जाओगे। क्या आप अभ्यास करते हो तो स्थायित्व की ओर बढ़ते हो, या पहले दिन किया आपने रोटी बनानी, पहले दिन किया, 2 साल बाद में रोटी उतनी ऑस्ट्रेलिया का नक्शे के साथ बन रही है, गोल बन रही है? गोल बन रही है कि नहीं बन रही है? इसका मतलब क्या निकला? स्थायित्व आया कि नहीं आया? और आप रोटी बनाने का अभ्यास इसलिए करते हो कि आप रोटी बनाना सीखना चाहते हो, और सीखना चाहते हो मतलब ये जो सीखना है ये वांछित हुआ कि नहीं हुआ? और जो काम हम सीखना चाहते हैं और बार बार कर रहे हैं, तो सकारात्मक परिवर्तन होगा या नकारात्मक? इसका मतलब अगर पहले अभ्यास शब्द जुड़ गया तो ऑलरेडी परिवर्तन कैसा होगा? सकारात्मक। इसलिए मैंने क्या नहीं लिखा, संशोधन नहीं लिखा, और इसलिए मैंने क्या नहीं लिखा, सकारात्मक परिवर्तन शब्द नहीं लिखा।
अब चीजें समझ में आ रही है बात। कारण ये था, इससे पहले अपन ने क्या कहा था कि व्यवहार में कैसा संशोधन, यस और नो, या कैसा सकारात्मक परिवर्तन, क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाता है। और अब मैं यहाँ पर केवल क्या लिख रहा हूँ, परिवर्तन, सकारात्मक नहीं लिख रहा हूँ। तो आप मेरे से सवाल ये पूछते कि सर यहाँ तो आपने सकारात्मक परिवर्तन लिखा, यस और नो, और यहाँ आप क्या कह रहे हो, केवल परिवर्तन। तो मैं ये कहूँगा कि भाई साहब जो पहले शब्द लिखा है मैंने, क्या, अभ्यास, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, परिवर्तन पर। और जिसमें अभ्यास किया जाएगा वो कार्य कैसा होगा, सकारात्मक। क्योंकि एक तो वो काम आप खुद करना चाहते हो, पहली बात, और नंबर 2 बात, धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते हैं तो गलतियों को दोहराते हैं या गलतियों को दूर करते हैं, दूर करते हैं, तो गलतियां हटते जाती हैं ना। तो गलतियां हटने का मतलब क्या है, जो परिवर्तन होगा वो क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। तो अभ्यास का आधार क्या है, वांछित्व, और अभ्यास का परिणाम क्या है, स्थायित्व। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो इससे एक चीज निकालो, व्यवहार में होने वाले वांछित परिवर्तन, अधिगम नहीं है। थोड़ा समझना चीजों को क्या कह रहा हूं। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अधिगम। अब तुम्हारा दिमाग पजल्ड हो गया, मानसिक स्थिति अभी यही है आपकी। क्योंकि जस्ट ऊपर मैं क्या कह रहा हूं कि वांछित परिवर्तन है, और कैसे हैं, स्थायी परिवर्तन है, जो होंगे वो क्या है, अधिगम है। यहाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, व्यवहार में होने वाले क्या, वांछित परिवर्तन अधिगम नहीं है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है। ऊपर वाली लाइन में, व्यवहार में होने वाले वांछित परिवर्तन अधिगम नहीं है जब तक वे क्या न हो, स्थायी ना हो। क्लियर? कैसे? एक अल्कोहल सेवन करने वाला व्यक्ति, शराबी व्यक्ति, अल्कोहल सेवन करने वाला व्यक्ति शराब पिएगा तो क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? और उसने खुद अपनी इच्छा से पी है, जबरदस्ती पिलाई है? दोस्त लोग 1-2 बार ही पिलाते हैं, उसके बाद कोई नहीं। और पीना खुद की इच्छा से ही होता है, जबरदस्ती कोई नहीं पिलाता है। क्या बात मैडम सही कह रहा हूँ? पीना इच्छा से ही होता है ना, जबरदस्ती थोड़ी पिलाता है कोई। नहीं पीना आपने जबरदस्ती कभी, मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस मत लो, है ना। तो यहाँ पर व्यवहार में होने वाला कौन सा परिवर्तन, वांछित परिवर्तन। अल्कोहल सेवन करने वाले व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? वो झूमता है कि नहीं झूमता है? झूमता है ना। इसका मतलब वो परिवर्तन वांछित तो है ना, लेकिन क्या वो अधिगम है? नहीं है। जब तक होने वाला व्यवहार में वांछित परिवर्तन क्या ना हो, स्थायी नहीं होगा, क्योंकि वो परिवर्तन स्थायी नहीं है। अल्कोहल सेवन किया, सेवन करने से व्यक्ति के जो तंत्रिका तंत्र की अवस्था है, न्यूरॉन्स की अवस्था है, तंत्रिका तंत्र में क्या आता है, परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन क्या है, अस्थायी है। जब सुबह उठेगा, सॉरी यार ज्यादा हो गई थी, है ना, कुछ कह दिया हो तो थोड़ा इग्नोर कर देना। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही होता है ना मैडम? मेरे तो एक में बोलने में जोर आ रहा है। अब ठीक है। आप एक्चुअल में क्या बाहर से आए हो ना अभी, तो ब्रेन बाहर के एनवायरनमेंट से एसोसिएट होता है, धीरे धीरे उसको इस वातावरण की फ्रीक्वेंसी पे आने में समय लगेगा, है ना। इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। और ये सबके साथ होता है, मैं भी आऊँगा तो भी मुझे लगेगा एक बार। दूसरा, ब्रेन अभी तैयार नहीं था कि आप कल कुछ पढ़ रहे थे, आज कुछ पढ़ रहे हो, तो ब्रेन क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। ये स्थिति है। आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं,
आवाज में तब भी वैसे ही बोल रहा था, अब भी वही बोल रहा हूँ। अब जैसे ये बातचीत हो गई ना, तो ब्रेन को एक इंट्यूशन मिल गया कि अब काम करना है, ब्रेन साथ देगा अब। इसीलिए समय से आना हमेशा अच्छा रहता है। कर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मान सकता हूँ, बट वो थोड़ा 7 बजे से है क्लास, अब ध्यान रखें ना। हाँ, वापस चलते हैं। अल्कोहल सेवन करने वाले व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन कैसा है? तो इसको हम अधिगम नहीं कहेंगे, ये एक तंत्रिकीय अवस्था परिवर्तन है जो कुछ समय के लिए होता है, और उसके बाद में जो भी उसने अनुभव लिया वो अनुभव क्या हो गया? गायब। जबकि अधिगम में अनुभव का होना क्या है? जरूरी है, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिख रखा है? अनुभव किया कि नहीं किया? और अनुभव तब होंगे जब वो क्या होगा? स्थायी। कोई चीज मैंने काम किया और मैं चीजें सीख ली, अब अगर वो मेरे दिमाग में स्थायी है तब तो मेरा अनुभव है। अगर मैं भूल गया तो अनुभव थोड़ी हुआ वो। क्यों? अनुभव का उपयोग दोबारा काम करने में आता है। कि हमने कोई काम किया, अनुभव लिया, और जब मैं दोबारा कोई काम कर रहा हूं तो उस अनुभव का उपयोग करूंगा कि यार उस समय ये गलती हुई थी, अब ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये अनुभव है। लेकिन शराबी व्यक्ति तो फिर क्या हो जाएगा? भूल जाएगा सारी चीजों को, तो अनुभव तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब व्यवहार में होने वाला कौन सा बेटा? वांछित परिवर्तन क्या नहीं है? अधिगम नहीं है। जब तक वो परिवर्तन क्या ना हो? स्थायी ना हो। दूसरी बात उल्टा, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन भी क्या है? अधिगम नहीं है, जब तक वांछित न हो। आपका हाथ कट गया, मेरा कट गया, परिवर्तन तो स्थायी है ना, लेकिन क्या मैं चाहता था कि हाथ कटे? कि वही चेंजेस जो मैं चाहूं वो, और होने भी क्या चाहिए? स्थायी। तब तो क्या है? अधिगम है, अदरवाइज अधिगम नहीं है। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या आगे? बताओ क्या लिखूं, बताओ। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है जब तक, बोलो, जब तक क्या नहीं हो? वांछित न हो। मीनिंग समझ में आ गई बात? ठीक है, दो स्टेटमेंट समझ में आ गए, ऊपर वाला समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, व्यवहार में वांछित एवं स्थायी परिवर्तन क्या है? अधिगम है। तेरे तो चप्पलें 10 साल ही नहीं घिसेंगी, पक्की बात है। आ जाओ, आ जाओ क्लास में आ जाओ। मतलब तुम ऐसे चल के आई हो कि पाँव रखती हो कि नहीं रखती हो, तो तेरी सैंडलें 10 साल तक ही नहीं घिसेंगी, नहीं लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये कह रहा था। मतलब पता थोड़ी चला है ना, कुछ तो ऐसे आते हैं धड़ाधड़, मतलब जैसे बुलडोजर टाइप में आते हैं ना कोई। और इसका तो यही नहीं पता चला कि यहाँ आके पता चला कि हाँ भाई आकृति कोई झलकी है, वो आ गई। व्यवहार में वांछित जो मैं चाहूं वो, और होने वाले परिवर्तन कैसे हो? सबसे स्टैंडर्ड का कोटेशन है ये, कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कैसा होना चाहिए? वांछित होना चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए, वो अधिगम है। जो आप लाइन पढ़ते हो ना किताबों में, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, ये सरासर कोटेशन ही क्या है? गलत है। और अगर व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, इसका मतलब ये हुआ कि शराबी व्यक्ति अपनी जगह सही है। आप उसको कह नहीं सकते शराब क्यों पी रहा है, वो क्या कहेगा? अधिगम कर रहा हूं। नहीं समझे? भाई कल को मान लो कभी कोई स्ट्रेस आ जाए लाइफ में ना, कुछ ऐसा हो जाता है ना, और आप खोल लो ढक्कन, और ढक्कन खोलने के बाद आपको कोई दोस्त कह दे अरे यार ये क्या कर रहा है, गुरुजी ने कहा था क्या कर रहा हूँ? अधिगम कर रहा हूँ, तो 2-4 लगा लो, है ना। तो वो यहाँ वो वाली चीज नहीं है। ठीक है, अधिगम तब होगा जब वांछित हो, अधिगम तब होगा जब स्थायी हो। केवल वांछित परिवर्तन अधिगम नहीं है। शराब पीने से वांछित परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन स्थायी नहीं है। और केवल स्थायी परिवर्तन क्या है? अधिगम नहीं है, जब तक क्या नहीं हो? वांछित न हो। यहां तक क्लियर है? तो ये एक मीनिंग है। अब
वो जो व्यवहार में वांछित एवं स्थायी परिवर्तन, ये सबसे स्टैंडर्ड का कोटेशन है अधिगम के संबंध में, इसको ध्यान रखना आपको। बहुत सारे लोग गलत बता देते हैं इसको, उसकी व्याख्या प्रॉपर होनी चाहिए, उसका अर्थ सही तरीके से स्पष्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो फिर सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। अभ्यास आ रहा ना साथ में, अभ्यास अभ्यास कर रहे हैं वो। कैसे नहीं है वांछित? बिना किसी चीज के, जब तक वांछित नहीं होगा तब तक वो सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए उनकी तो उनका संज्ञान स्तर इतना बड़ा है नहीं ना, इसलिए तो उनकी सीखने की दर क्या है, धीमी है। और जैसे जैसे क्या बढ़ता जाएगा, तो ना बेटा ये कर लो, चॉकलेट दूंगी, चॉकलेट पुनर्बलन है, वो उसमें वांछित लाएगा। तो फिर बाकी की थ्योरी अलग है ना, कि जब तक आपको आवश्यकता नहीं है तब तक आप नहीं सीखोगे। आप यहाँ क्यों बैठे हो? आवश्यकता है। ऑलरेडी जॉब में होते तो यहाँ बैठती क्या? तो बच्चे को जब तक ये आवश्यकता नहीं है कि उसको सीखना है, तब तक वो नहीं सीखेगा। जब बच्चे को ये लालच दिया जाएगा चॉकलेट दूंगी तो सीख लेगा। तो स्कूल में चॉकलेट थेरेपी अपनाई जाती है। भाई जब तक चॉकलेट थेरेपी स्कूल में रहेगी ना, तब तक बच्चे सीखते रहेंगे। तो कई बुजुर्ग जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं ना, वो अपनी जेब में टॉफियाँ, मीठी गोलियां डाले ही रखते हैं। और जब भी कोई बच्चा इधर उधर हुआ, थोड़ी सी एक दे के बोले ये ले अब बैठ जा, सारा काम मैनेज हो जाएगा। और वो टीचर उन बच्चों का सबसे फेवरेट टीचर होता है। और जो ज़्यादा सिखाने की कोशिश करे, है ना, मैडम चटाचट कर दे, वो मैडम को खास अच्छी नहीं लगती उनको। संवेग सब कुछ है, इमोशंस, इम्पल्स, वो बच्चे जिसको लाइक करेंगे, वो जो उनके प्रति लाइक करेगा वो उनको लाइक करेंगे। धीरे धीरे सीखते ही हैं। अगर इसका मतलब तो अपन ऐसा माने आपके अकॉर्डिंग, तो फिर बच्चे कभी नहीं सीखेंगे जब तक वो नहीं चाहेंगे। लेकिन हम किसी कारक की वजह से उनकी उस वांछित गुण को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो डर हो। मम्मा तुमसे नाराज हो जाएंगी अगर तुमने ये नहीं किया तो उसको मम्मी का नाराज होने का डर लगता है, इसलिए अपने आप वो क्या करेगा, आवश्यकता महसूस करेगा और सीखेगा। मतलब सीखते समय वो चाहेगा तो ही सीख पाएगा। बच्चे को हम जबरदस्ती नहीं सिखा सकते जब तक वो खुद नहीं चाहे। थॉर्नडॉय का पहला नियम है। कौन सा पहला नियम? नहीं है क्या? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम है कि नहीं है? जब तक आप सीखने के लिए तैयार या तत्पर स्वयं नहीं है, तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता। अगर तुम वहां अपने रूम से उठकर यही नहीं आती तो मैं क्या कर लेता, मैं कैसे सिखाता? इसका मतलब तू वहां से यहाँ तक उठ के आई, इसका मैं सीखना चाहती तभी तो सिखा पाऊंगा। अगर तू यहाँ आएगी नहीं तो मैं कैसे सिखाऊंगा? तो क्या है, वांछित्व होता है। लेकिन अगर तू इसका अभ्यास नहीं करेगी तो क्या नहीं आएगा, स्थायित्व नहीं आएगा। तो तेरे चाहने से क्या हुआ अगर तूने स्थायित्व अभ्यास नहीं किया? और जैसे जैसे तू अभ्यास करेगी, वो गुण जो तू चाह रही थी वो क्या हो गया, स्थायी हो गया। अब ये अधिगम है। अब ठीक है, लिखें, लिखो। लिखें, व्यक्ति अभ्यास एवं अनुभव से व्यवहार में, अभ्यास एवं अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन करता है, ठीक है। अभ्यास एवं अनुभव से व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। यहां अभ्यास का आधार, क्या है, वांछित्व है। सीधे समझ में आ रही है? अभ्यास का आधार क्या है,
मतलब जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आप अभ्यास भी नहीं कर सकते। और अगर किसी चीज़ का आप चाह रहे हो और उसके बाद अभ्यास कर रहे हो तो होने वाला परिवर्तन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि गलत चीज़ों का अभ्यास नहीं किया जाता है। हो सकता है तुम्हारे दृष्टिकोण में चीज़ गलत हो, लेकिन जो चीज़ उसको चाहिए कि मुझे ये गुण लाना है तो उसके अनुसार तो वो क्या है, पॉजिटिव है। तो आप अपने दृष्टिकोण के अनुसार दूसरे की चीज़ों को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता सकते। उसको अगर उस चीज़ की जरूरत है तो वो तो उसके लिए क्या है, पॉजिटिव है। हो सकता है हमारे लिए वो चीज़ क्या हो, नेगेटिव हो। चीज़ें समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये एक और दृष्टिकोण आएगा, क्योंकि आगे मैं चलकर विशेषताओं में लिखवाऊंगा कि अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, लेकिन नकारात्मक चीज़ों को सीखने के प्रति प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है, सकारात्मक होती है। अब आप गाली देना सीखना चाहते हो, आप चाहते हो तो सीखो, मीनिंग समझिए इस चीज़ को। लेकिन एक तो गाली ऐसी दे कि उसमें कोई खास मजा नहीं आए, और एक गाली ऐसी दे झन्नाटा सा पड़े दिमाग के अंदर। इसका मतलब गलत चीजें भी क्या सीखी जाती हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सीखी जाती हैं। जब तक गलत, मतलब कोई क्राइम करता है और एक ने क्राइम किया, तुरंत पकड़ा गया, इसका मतलब उसके सीखने की परवरिश क्या थी, क्राइम करने की प्रवृत्ति क्या थी, अच्छी नहीं थी। और एक ऐसा था जो कभी पकड़ा ही नहीं गया। चीजें समझिए। तो उसने चीजें सीखी तो गलत है, लेकिन उसके पीछे सीखने का जो अप्रोच थी वो क्या थी, पॉजिटिव। इसलिए अधिगम सकारात्मक हो सकता है, अधिगम नकारात्मक हो सकता है, लेकिन नेचर ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रवृत्ति हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये एक पहलू और आएगा। यहां पर पहले लिखो, लिख लिया, अभ्यास का आधार क्या है, वांछित्व। और लिखो अभ्यास का परिणाम स्थायित्व है। अभ्यास का परिणाम स्थायित्व है। अतः अब ये लिखेंगे भाई, इसका रिजल्ट यही तो आएगा ना, अभ्यास से क्या आ गया, वांछित, और दूसरा क्या आएगा, स्थायी, और इससे होने वाले क्या, परिवर्तन। मैंने कोई रटा नहीं, मैंने ये चीज़ें यहाँ से डेराइव्ड कर ली, उत्पन्न किए हैं, और मैं इस स्टेटमेंट पे आ गया। अभ्यास से व्यक्ति के व्यवहार में कैसे गुण आएंगे, वांछित, और कैसे गुण आएंगे, स्थायी। इसको हम क्या कह देंगे, अधिगम। तो लिखो, व्यवहार में वांछित एवं व्यवहार में क्या, वांछित एवं कैसे, स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। वांछित एवं स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्लियर। अब नीचे नोट डाल के लिखो, व्यवहार में होने वाले वांछित परिवर्तन व्यवहार में होने वाले वांछित परिवर्तन अधिगम नहीं है, अधिगम नहीं है जब तक वो परिवर्तन, जब तक वो परिवर्तन क्या ना हो, स्थायी ना हो। जब तक वो परिवर्तन क्या ना हो, स्थायी ना हो। जैसे अल्कोहल सेवन करने वाला व्यक्ति जैसे अल्कोहल सेवन करने वाला व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन वांछित हैं, वांछित हैं लेकिन स्थायी नहीं है।
होने वाले परिवर्तन क्या है, वांछित हैं लेकिन स्थायी नहीं है, अतः यह अधिगम नहीं है, अतः यह अधिगम नहीं है। क्लियर? ठीक है। दूसरा लिखो नीचे, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन भी अधिगम नहीं है। स्थायी परिवर्तन भी क्या नहीं है, अधिगम नहीं है, जब तक वह क्या ना हो, वांछित न हो। जब तक परिवर्तन क्या नहीं हो, वांछित न हो। क्लियर? जो चीज वांछित होती है वो अपेक्षाकृत होती है, ठीक है, और एक स्थायी होती है। तो वुडवर्थ का एक कोटेशन है, व्यवहार में अपेक्षाकृत वांछित परिवर्तन क्या है, अधिगम है कि नहीं है? तो एक लाइन और लिख सकता हूं मैं इस लाइन से निकाल के। देखो पहले मैं लिख दूं, समझेंगे फिर। व्यवहार में कौन सा अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत का मीनिंग क्या होता है, जैसे गुण आप लाना चाहते हो वो गुण, वही तो होते हैं ना। अपेक्षाकृत का मतलब होता है डिजायर्ड कैरेक्टर, जिन लक्षणों को आप लाना चाहते हो। तो जिन लक्षणों को लाना चाहते हो वो गुण कैसे होते हैं, वांछित होते हैं कि नहीं होते हैं? तो व्यवहार में कैसे, अपेक्षाकृत। और दूसरा शब्द क्या लिख रहा हूं मैं, स्थायी। और तीसरा क्या लिख रहा हूं, परिवर्तन। अब मैंने संशोधन नहीं लिखा यहाँ पर, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहले कौन सा शब्द है, अपेक्षाकृत। तो आप पॉजिटिव लाना चाहेंगे कि नेगेटिव? अगर वो नेगेटिव भी लाना चाहता है तो वो उसके लिए क्या है, पॉजिटिव है। हो सकता है हमारे दृष्टिकोण से क्या हो, नेगेटिव, लेकिन उसके लिए क्या है, वो पॉजिटिव है। तो व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या, स्थायी, परिवर्तन क्या है, अधिगम है। एक ये इसका अर्थ है, लिख लो। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या है, अधिगम है। स्थायी परिवर्तन क्या है, अधिगम है। समझ में आ रही चीजें कुछ जो बता रहा हूं मैं? क्लियर है? ये होता है अधिगम का अर्थ। ऐसे नहीं है कि अपन ने एक लाइन लिख के छोड़ दी कि व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन है, और ये लाइन भी गलत है। तो जिन्होंने भी ये चीज़ लिख रखी है कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है, ये चीज़ क्या है, गलत है। व्यवहार में परिवर्तन कैसा हो, हम चाहें वैसा, मतलब वांछित, और साथ साथ में क्या है ना। मतलब आप यहाँ आ रहे हो और आप जो परिवर्तन चाहते हो वो तो हो ही नहीं, मैं आप में और कोई परिवर्तन ला दूं तो काम का है क्या आपके, वो अधिगम नहीं है। आप जिस उद्देश्यों के लिए आए हो वो वांछित उद्देश्य हैं, और उसके साथ आप क्या करोगे, अभ्यास करोगे, तो होने वाले परिवर्तन अगर आप ढंग से सीख के जा रहे हो, मतलब स्थायी हो रहा है, याद रह रहा है, समझ में आ रहा है, तब तो स्थायित्व है। लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कैसा परिवर्तन हो रहा है। आप भी गए तो 15 मिनट बाद भूल गए, आप तो मीनिंग नहीं निकला उस चीज़ का। तो व्यवहार में होने वाले कैसे वांछित और स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और ये फैक्ट गलत है कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है। व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन अधिगम हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन शब्द के दो रूप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं लाना चाहता है, ठीक है। इसलिए या तो संशोधन लिखो, व्यवहार में होने वाला क्या, संशोधन क्या है, अधिगम है, क्योंकि संशोधन होता है सुधार के लिए, और सुधार पॉजिटिव होता है, सुधार कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। परिवर्तन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए अपने को परिवर्तन से पहले क्या लिखना चाहिए, सकारात्मक। ऐसा ही एक शब्द है प्रभाव, ठीक है। प्रभाव के भी कितने रूप होते हैं, दो, सकारात्मक प्रभाव और क्या, नकारात्मक प्रभाव। अब समझ में आ रही बात? तो ये प्रभाव शब्द का खेल कहाँ आएगा, जब हम अधिगम स्थानांतरण पढ़ेंगे।
अगर आप ये कह दें कि पूर्व अधिगम का जब पूर्व अधिगम का प्रभाव वर्तमान अधिगम पर हो, मतलब पहले जो सीखा गया है, जब पूर्व अधिगम वर्तमान अधिगम को क्या करे, प्रभावित करे। अब प्रभावित तो पॉजिटिव भी कर सकता है, प्रभावित नेगेटिव भी कर सकता है, और प्रभाव जीरो भी होता है, न पॉजिटिव न नेगेटिव। इस आधार पर, प्रभाव शब्द के आधार पर ही अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। तो जब तक शब्दों को समझोगे, शब्दों की समझ पर पकड़ बनाओगे, सब्जेक्ट बहुत स्मूथ और साइलेंट, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर तुम ये कोशिश करोगे कि मैं रट सकता हूँ, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि जब ग्रेडिंग बढ़ती है ना, तो सब्जेक्ट का लेवल भी क्या होता है, बढ़ता है। उसमें आप रट कर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर अधिगम आप थॉर्नडाइक के 3 नियम होते हैं, ये बात से काम नहीं निकाल सकते। अधिगम के थॉर्नडाइक सीखने के लिए कितने नियम और सीखने के कितने नियम, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए आपकी, कि सीखने के लिए 3 नियम और सीखने के 2 नियम। ये जिस दिन अंतर पता होगा, तब जाके आपका सब्जेक्ट तैयार होगा। आधा क्लियर है? अब अपन वापस चलते हैं अधिगम की विशेषताओं पर। तो अब हेडिंग डाल लें आप। अर्थ हो गया सबसे पहले, अवधारणा, फिर क्या हो गया, अर्थ, और अब क्या करेंगे, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। सबसे पहले विशेषता होती है कि अधिगम सार्वभौमिक होता है। क्या होता है? मतलब अधिगम सभी में होता है और सभी जगह होता है। अधिगम आप भी करते हो, अधिगम मैं भी करता हूँ, अधिगम पाकिस्तान के लोग भी करते हैं, अधिगम सोमालिया के डाकू भी करते हैं, और सोमालिया के डाकू तो ज़्यादा करते हैं, है ना। अमेरिका देश के जहाज़ को रोकने की हिम्मत किसी वर्ल्ड में किसी देश के पास नहीं है, लेकिन वो सोमालिया के डाकुओं में है। सी पायरेट्स बोलते हैं जिनको, समुद्री लुटेरे। इनका खतरनाक इतना ब्रेन है उनका कि वो अमेरिका के नेवी सील जहाज को रोक लेते हैं, लूट लेते हैं, पकड़े नहीं जाते, जबकि जीपीएस सभी जगह है अमेरिका का। अपन यहाँ बैठे हैं ना, जब तक ये तुम्हारे पास ये हथियार है, इससे सब कुछ पता है अमेरिका को अपन कहाँ बैठे हैं, हर चीज़ का, क्योंकि इसके अंदर क्या आईडी लोकेट है, और आईडी है तो है वो आपका। इसका मीनिंग समझो कि अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम किसी अकेले की, कि अमेरिका की, कि भारत की। इस क्लास में भी अधिगम हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल आदमी अधिगम करता हो, या किसी स्थान विशेष पर ही क्या होता हो, अधिगम होता हो। तो अधिगम क्या है? सार्वभौमिक है। क्या है? सार्वभौमिक है। मतलब अधिगम सभी जगह होता है एक तो, और अधिगम केवल मनुष्य जाति का गुण नहीं है। क्या नहीं है? मनुष्य जाति का गुण नहीं है। अधिगम पशु पक्षियों में भी होता है। किसमें होता है? पशु पक्षियों में भी होता है। कैसे? मकड़ी और राजा की कहानी सुनी है आपने, ठीक है। एक मकड़ी है, एक राजा है। राजा युद्ध में हार गया और जाकर गुफा में छुप गया। क्लियर? जब राजा उठा तो देखा है कि एक पत्थर पर एक मकड़ी चढ़ने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। गिरती है, फिर उठती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर चढ़ती है, और अंत में क्या हो जाती है? चढ़ जाती है। इस चीज को कौन देख रहा था? राजा। तो राजा ने क्या सीखा? करत करत अभ्यास जड़मति होय सुजान। अभ्यास करने से किसी भी चीज में विजय पाई जा सकती है। अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी क्या हो सकता है? ज्ञानी हो सकता है ना। तो पानी की धार भी तो ये सिखाती है ना। पानी की धार कोई बहुत बड़ी वो नहीं होती, बहुत बड़ी एनर्जी नहीं होती, लेकिन वो लगातार गिरती है तो पत्थर में भी क्या कर देती है? गड्ढा कर देती है। इसका मतलब राजा ने ये सीखा कि केवल मनुष्य ही नहीं सीखता है ना, पशु पक्षियों में भी क्या होता है? अधिगम होता है। तो एक तो ये हो गई, अधिगम क्या होता है बेटा? सार्वभौमिक होता है। ये केवल मनुष्य जाति का गुण नहीं है, ये क्या होता है? पशु पक्षियों में भी होता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें, अधिगम सतत होता है। क्या होता है? सतत होता है।
कोई धीमी गति से सीखता है, कोई तेज गति से सीखता है, लेकिन धीमी गति से सीखने वाला भी सीख तो लगातार ही रहा है। उसके सीखने की गति धीमी हो सकती है लेकिन सीख तो वो भी रहा है ना। मैं अक्सर डेवलपमेंट वाले नियमों में वो एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे दोनों हाथों को देखना, ठीक है। इन दोनों हाथों में से ये देखो, क्या कोई सा हाथ रुका क्या? फिर देखना, ये लो, क्या कोई सा हाथ रुका क्या? नहीं रुका ना। मीनिंग समझो, बढ़ ये भी रहा है, बढ़ ये भी रहा है। इसके बढ़ने की गति क्या है? तेज है। और इसके बढ़ने की गति क्या है? लेकिन क्या ये बढ़ते समय रुक गया था क्या? नहीं, बस गति क्या है? धीमी है। तो अधिगम होता तो सतत है, लेकिन अधिगम की गतियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। और अलग अलग क्यों होती हैं? क्योंकि हर व्यक्ति व्यक्तिगत भिन्नताओं युक्त है। हर व्यक्ति क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं युक्त है। और व्यक्तिगत भिन्नताएं क्यों है? क्योंकि आनुवंशिक भिन्नताएं हैं और वातावरण भिन्नता है। इसका मतलब वातावरण सबके लिए अलग है, आनुवंशिक ही अलग अलग है, तो व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत भिन्नता है, इसका मतलब क्या होगा? सीखने की दर अलग अलग है। चाहे सीखने की दर अलग अलग हो, लेकिन फिर भी अधिगम चाहे धीमी गति से हो चाहे तेज गति से हो, लेकिन अधिगम तो होता रहेगा। इसलिए अधिगम क्या होता है? सतत होता है। क्लियर है? उसके बाद में अगर हम बात करें, अधिगम सामाजिक वातावरण की उपज है। अधिगम क्या है? सामाजिक वातावरण की क्या है? उपज है। जैसा आपका सोशल एनवायरनमेंट होगा, आप वैसा ही सीखोगे। अगर आप घर पर पूजा पाठ करते हो तो बच्चा, उसको नहीं पता है कि पूजा पाठ का मीनिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी दोनों पैरों को मोड़कर और हाथ जोड़कर, है ना, कभी एक आंख बंद, कभी एक दोनों आंखें बंद, कभी खुली, ऐसे करके, और उस पोजीशन को सीखता है कि नहीं सीखता है? सुबह सुबह पूजा पाठ करते हो आप, है ना, बच्चे उठे नहा धो के, और आप मतलब घर पे जो मंदिर है उसमें बैठ के पूजा पाठ कर रहे हो, तो बच्चा भी क्या करता है? जिज्ञासा बस बैठता है कि नहीं बैठता है? उसको नहीं पता है क्या गॉड होता है, क्या भगवान होता है, क्या प्रार्थना होती है, क्या नहीं। लेकिन जैसा आप कर रहे हो वैसा वो कॉपी करता है कि नहीं करता है? करता है ना। इसका मीनिंग क्या निकला कि जैसा आप एनवायरनमेंट बनाओगे, वातावरण, वैसा ही बच्चा सीखेगा कि नहीं सीखेगा? आप बच्चे को आप कहकर बोलोगे तो वो भी आपको क्या कहेगा? आप। और अगर तुम भी तुम तड़ाक से बोलोगे, तू तड़ाक से बोलोगे, बच्चा भी कहेगा तू कर ले, कहेगा कि नहीं कहेगा? इसका मीनिंग समझो कि जैसा आपने एनवायरनमेंट रखा, सेम वैसा का वैसा बच्चा क्या करता है? अपने व्यवहार में सीखता और वही दोहराएगा। जैसा सीखेगा वही दोहराएगा। तो अधिगम क्या है? सामाजिक वातावरण की है। अब रात को आप ढक्कन खोलते हो तो बच्चा भी कभी ना कभी ढक्कन खोलेगा। वो अपने दूध की बोतल का खोल लेगा, तुम दूसरी खोल रहे तो दूध की बोतल का खोल लेगा। बच्चा देखकर सीखता है। इसलिए अधिगम क्या है? सामाजिक वातावरण की क्या है? उपज है। फिर अधिगम विकास प्रक्रिया है। अधिगम विकास क्या है? प्रक्रिया है। इसका मीनिंग क्या है कि जब अधिगम हो रहा है तो ये मान के चलना विकास हो रहा है, और जब विकास हो रहा है ये मान के चलना, उसमें शामिल क्या है? अधिगम शामिल है। अधिगम विकास प्रक्रिया है। इसका मतलब अधिगम और विकास एक दूसरे के बोलो क्या है? पूरक हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक हो गए। उसके बाद बात करें, अधिगम क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन अधिगम की प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसको ध्यान रखें आप। उसके बाद अगर हम बात करें कि अनाधिगम ही अधिगम है, एक स्टेटमेंट है, इसको समझे थोड़ा सा। अनाधिगम ही अधिगम है। कई बार गलत चीजों को ना सीखना भी अपने आप में सीख होती है। अनाधिगम का मतलब चीजें ना सीखना।
कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें गलत चीजें हो रही हैं, ठीक है, और वो गलत चीजें ना सीखना भी अपने आप में क्या है, सीखना है। जब मेरे फादर जीवित थे तो हमारे घर के आगे साइंस पार्क है, और साइंस पार्क के उसके आगे थोड़ा सा एक छोटा सा ग्राउंड है, जिसमें मतलब नॉर्मली थोड़ा ठीक ठाक एरिया में हम रहते हैं, और वहाँ खुला स्पेस है। तो शाम को 7-8 बजे के आसपास मतलब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व बोल सकते हो, या थोड़े शौकीन आदमी, ओके, जीप वगैरह बाइक्स लेके, या तो पार्क के पीछे जो स्पेस होता था उसमें आ जाते थे, और फिर वहाँ पर बियर पीना, शराब पीना, जो भी है उड़दंग करना वो करते थे। कोइंसिडेंस, फादर शाम को साइंस पार्क में घूमने जाते थे तो उनको भी आइडिया लग गया, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि यार उधर मत जाना। मैं नहीं समझ रहे हो कि उधर मत जाना। अब अगर वो ये बात नहीं कहते तो शायद हो सकता है कि मैं मेरी लाइफ में नहीं जाता उधर, लेकिन ये बात कहना कि वे मत करना, ये भी एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि ऐसा क्या है, क्यों नहीं जाऊं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक बच्चे को एक कागज दो फोल्ड करके, और मैं जा रहा हूं, तुझे इसको खोलना नहीं है। जैसे ही आप गए, क्या करेगा, उसमें लिखा था तूने तो तेरे वाली कर ली, कुछ नहीं लिखा था उसमें। लेकिन जो बच्चे के दिमाग में आपने ये कहा कि ये नहीं करना है, ये क्यूरियोसिटी है। क्लियर? पापा ने कहा कि नहीं जाना है, मैंने कहा ठीक है नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे मुझे मौका मिला मैं वहां गया, और वहां देखा तो पता चला कि यहाँ जो व्यवहार है ये सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार नहीं है। तो पापा ठीक कर रहे थे। तो उन चीजों को ना सीखना भी अपने आप में क्या है, सीखना है। मतलब क्या समझे, गलत चीजों को अपनाने से बेटर है उनको न अपनाना, ये भी अपने आप में क्या है, लर्निंग है। कोई गाली गलौज दे रहा है, आप उसको सुन रहे हो, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप गालियों को सुनकर आप भी गाली देना सीख जाओ। गाली देना न सीखना भी अपने आप में क्या है, सीखना है। आपको सही इलाज नहीं आता है तो आपको गलत भी नहीं देना है, ये मेडिकल एथिक्स है। डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर के समझ में नहीं आया मामला, वो तुरंत क्या करता है, रेफर कर देता है। आप समझ में आ गई बात, कि गलत चीज देने से अच्छा है कि आप उसको दो मत, और गलत चीज सीखने से अच्छा है कि आप वो चीज सीखो मत। ये भी अपने आप में एक सीख है। चीजें समझ में आ गई बात। तो अनाधिगम ही क्या है, अधिगम है। ठीक है, अधिगम वातावरण से प्रभावित होता है, अधिगम की गतियां क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अधिगम व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होता है, अधिगम आनुवंशिक भिन्नताओं से प्रभावित होता है, अधिगम वातावरणीय भिन्नताओं से क्या होता है, प्रभावित होता है। क्लियर है? अधिगम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन अधिगम की प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है, ठीक है। लिख सकते हैं, लिखो। अधिगम सार्वभौमिक होता है, अर्थात अधिगम केवल मनुष्य जाति का ही गुण नहीं है, मनुष्य जाति का ही गुण नहीं है, यह अन्य पशु पक्षियों में भी होता है। यह अन्य क्या, पशु पक्षियों में भी होता है। क्लियर? उसके बाद लिखो, अधिगम सतत होता है, अधिगम क्या होता है, सतत होता है, लेकिन अधिगम की गतियां
लेकिन क्या अधिगम की गतियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। भाई किसी के सीखने की गति क्या है? तेज है, किसी की क्या है? धीमी है। इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, लिखना नहीं है रुको, इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षक अधिगम करवाता है ये व्यवहारिक नहीं माना जाता, क्योंकि तेरे सीखने की गति क्या है? तेज। इसके सीखने की गति क्या है? धीमी। मैं तो एक निश्चित गति से पढ़ा रहा हूँ, इसके समझ में आएगा, इसके नहीं आया, क्योंकि इसकी सीखने की गति क्या थी? धीमी। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग समझाने लग जाऊं तो इसके लिए टाइम पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वेस्ट ऑफ टाइम होगा कि नहीं होगा? तो क्योंकि क्लासरूम के अंदर अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताओं के बालक हैं, इसलिए जो ये प्रत्यक्ष अधिगम करवाया जा रहा है, वर्तमान में पेडागोजी इसको सही नहीं मानती। टीचर एक सहयोगी की भूमिका निभाए और प्रत्येक बालक के साथ काम करे, और फिर प्रत्येक बालक किस गति से सीख रहा है उसकी फाइलिंग करे। ये तो है सीसी, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। अब कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि सीखने की गति सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो कोई भी एक ऐसा मेथड नहीं है कि जब को सबको संतुष्ट कर सके, क्योंकि सबके सीखने की गति क्या है? अलग अलग है। तो क्या एक मेथड सही है? क्या नहीं है। पढ़ाते हैं, मजबूरी है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान और पेडागोजी के संदर्भ में ये पैटर्न गलत है। मुझे क्या करना है? आपके साथ रचनात्मक निर्माणवादी शिक्षा पे जाना है, और मुझे खुद नहीं पढ़ाना है। मुझे क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा करना है कि बालक खुद अपनी मानसिक संरचनाओं का खुद क्या करे? निर्माण करे, अपनी गति से सीखे। और इस दौरान अगर बच्चे को कोई क्या आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसमें सुविधा प्रदाता, समझाई बात, कौन है? शिक्षक। तो वो सपोर्ट करेगा। मूल काम किसको करना है? बच्चे को। तो बच्चा खुद क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट करे, ज्ञान का निर्माण करे, इसको रचनावाद कहते हैं। और जब अपनी स्कीमाओं का वो खुद करते हुए सीखेगा तो ज्ञान स्थायी होगा कि नहीं होगा? और हर बालक अपनी अपनी गति से सीख लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें शिक्षक नहीं है, क्या है? सहयोग करता है। बालक स्वयं का शिक्षक क्या है? खुद है। और इस दौरान बालक को आने वाली समस्याएं आएंगी, उनको सोल्व कौन करवाएगा? टीचर करवाएगा। यह है निर्माणवाद। और उसमें आता है सीसी। अब सीसी, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बहुत अच्छी क्या है? योजना है, लेकिन वजह यह है कि हमारे पास संसाधन पूरे नहीं है, एबीएल किट पूरे नहीं है, और हमारे पास जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती है। क्योंकि टीचर्स की मानसिकता इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो सीखना नहीं चाहते कि गुरुजी हम इतने साल हो गए, आप हमें क्या समझाओगे। वो सीखना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसको नया सीखेगा तो उसको सिखाना भी वैसे ही पड़ेगा। इसलिए सबकी एक लेक्चर व्यवस्था हो जाती है, और लेक्चर व्यवस्था हो जाती है तो ओवरऑल नुकसान किसका होता है? बच्चे का। और फिर वही एक आवड़ी को एक, दुए को दो, तीए को तीन, परंपरागत पे आ जाते हैं। चीजें समझ आ रही है? तो यहाँ पर अधिगम की गतियां अलग अलग होती हैं, बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए एक ही गति से तो किसी को समझाया नहीं जा सकता। अब स्टूडेंट्स की कई बार टीचर के बारे में राय बन जाती है कि यार उसको समझ में आ गया, उसको नहीं समझ में आया। बिल्कुल सही बात है, नहीं आता है कई बार समझ में। क्यों नहीं आता? क्योंकि सीखने की गति क्या है? अलग अलग है। और इसमें उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं कि नहीं है। कोई चीज किसी को तुरंत समझ में आ जाती है, कोई चीज 10 बार समझाने से भी नहीं आती है। कारण और व्यक्तिगत भिन्नता है उसकी खुद की है, टीचर की गलती नहीं है। टीचर ने तो लाइन जो बोली वो सबके लिए समान बोली है कि नहीं बोली है? भाई एक के समझ में आ रहा है तो दूसरे क्यों नहीं आ रहा है? टीचर ने तो समान ही, ऐसा तो है नहीं सिर्फ उसी के कान में फूका है, दूसरे को बोला ही नहीं कुछ, ऐसा तो नहीं हुआ ना कुछ। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ समझ रहे हो क्या हो रहा है, कि क्या प्रभाव डालती है वो? समझ में आ गई कि किसी के सीखने की गति धीमी क्यों है और तेज क्यों है? उसका मूल कारण आप खुद हैं।
और वो प्रभावित करती हैं। अमेरिका के अंदर सीसी पैटर्न क्या है, बहुत व्यवस्थित तरीके से लागू है, तो उनका एजुकेशन मेथड अच्छा है। हमने सीसी पैटर्न लिया कब, किससे है? अमेरिका से तो लिया है। 1967 में सीसी आ गया था और हमने उसको कब लिया? 2010 में। मांगा है अमेरिका से। लिख लिया? उसके बाद लिखो, अधिगम सामाजिक वातावरण की उपज है। अधिगम सामाजिक वातावरण की क्या है? उपज है। अधिगम एक विकास प्रक्रिया है। अधिगम एक विकास प्रक्रिया है। अतः विकास और अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं। अतः विकास और अधिगम एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होता है। सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होता है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति हमेशा सकारात्मक होती है। हमेशा क्या होती है? सकारात्मक होती है। अनाधिगम ही अधिगम है। अनाधिगम ही क्या है? अधिगम है। ठीक है, उसके बाद लिखो, अधिगम व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों होता है। क्या होता है? अधिगम व्यक्तिगत एवं क्या? सामूहिक दोनों होता है। आप कौन सा अधिगम कर रहे हो और मैं कौन सा अधिगम करवा रहा हूं? मैं व्यक्तिगत करवा रहा हूं क्या? किसी एक आदमी के लिए बोल रहा हूं? मैं सामूहिक करवा रहा हूं। ठीक है, अभी कितनी देर बोल के गया था कि आप व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण स्वयं के लिए अधिगम करते हो। आप समूह में व्यक्तिगत अधिगम कर रहे हो, मैं सामूहिक रूप से अधिगम करवा रहा हूं आपको। मैं व्यक्तिगत रूप से सामूहिक अधिगम करवा रहा हूं और आप सामूहिक रूप से व्यक्तिगत अधिगम। समूह में हो इसका मतलब ये नहीं है कि सामूहिक अधिगम कर रहे हो। अगर सामूहिक अधिगम करते तो सभी की गति क्या होती? एक। ये इतना अंतर है समझ का और रटने का। जैसे सबने एक साथ बोला ना कि हम आप समूह में हो, तो तुमने इसको क्या समझा कि हम सामूहिक अधिगम कर रहे हैं ना। तुम सामूहिक रूप से अधिगम कर रहे हो, लेकिन अधिगम तो क्या होगा? व्यक्तिगत ही होगा। फिर लिखो, अधिगम एक समस्या समाधान प्रक्रिया है। समस्या समाधान प्रक्रिया है। फिर लिखो, अधिगम अधिगम वातावरण व जीव के मध्य संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। वातावरण व जीव, वातावरण व क्या? जीव के मध्य क्या है? संप्रेषण है। मतलब आप जब क्लास में बैठे हैं, आप, मैं वातावरण का हिस्सा, और जो चीज़ मुझे आपको कंटेंट समझाना है, समझना किसको है? आपको। कंटेंट किसका हिस्सा है? वातावरण। तो इसके बीच में एक कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा? है ना। अधिगम क्या है? एक संप्रेषण है,
ठीक है। और एक लिख लो, अधिगम एक अंतः पारस्परिक क्रिया है। अंतः पारस्परिक क्या है? क्रिया है जनाब, अंतः पारस्परिक क्रिया है। ठीक है, तो हमने 3 चीजें पढ़ी आज। एक क्या पढ़ा हमने? अधिगम का कॉन्सेप्ट्स, है ना, अवधारणाएं। अवधारणाएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक कौन सी अवधारणा? भारतीय। एक कौन सी? यूरोपीय। भारतीय अवधारणा के अनुसार क्या है? केवल पढ़ना ही क्या है? सीखना है। और यूरोपीय अवधारणा के अनुसार क्या है? क्या बोलो? सब कुछ सीखना ही क्या है? सीखना है। वहां नृत्य करना भी अपने आप में कला है ना। वहां देखो, इस एक सोच के देखो आप, भारत में बहुत कम नोबेल आते हैं, जबकि संख्यात्मक रूप में से हम 1 नंबर पे आ गए शायद। संख्यात्मक रूप से 1 नंबर पे हैं शायद अब, है ना। हमने चीन को भी पछाड़ दिया है। ठीक है, लेकिन नोबेल बहुत गिने चुने आते हैं, बहुत कम। यूरोप से और अमेरिका के क्षेत्र से क्यों आते हैं ज्यादा? क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर हर चीज को सीखने के रूप में लेते हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ क्या है? पढ़ना ही क्या है? मतलब किताबें पढ़ना ही क्या है? लर्निंग है। इसका मतलब हमारी अप्रोच तो क्या है? छोटी। और यूरोपियंस की अप्रोच क्या है? बड़ी। इसी वजह से वो विकसित हैं और हम क्या हैं? विकासशील हैं। हमारी सोच के कारण हम विकासशील हैं और वो क्या है? विकसित हैं। वो पता नहीं किस किस फील्ड में जाकर क्या खोज कर लेते हैं, उनको नोबेल मिल जाता है। हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने एक मान लिया है कि केवल पढ़ना लिखना नौकरी करना ही क्या है? सीखना है। अमेरिका का युवा अब नौकरी करना ही नहीं चाहता, वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है, खुद का बिजनेस करना चाहता है। और आज भी हमारे अभिभावकों की, और कहीं ना कहीं हम ऐसे इतने गलत भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति और हमारी पृष्ठभूमि, हमारा वातावरण देखें, हमारी ज़रूरतों को देखें, तो हमारे लिए जॉब क्या है? असेंशियल है। तो हम जॉब को प्रायोरिटी देते हैं। उनके पास संसाधन ज़्यादा हैं, उनकी पॉलिसीज अलग हैं। वो दूसरे देशों से सस्ती दरों पर अपने मिनरल्स खरीदते हैं, खुद के मिनरल्स खर्च ही नहीं करते हैं। और वहाँ पहले सस्ते ले लिए, इकट्ठे कर लिए, फिर उनके ख़त्म हो जाएंगे तो उन्हीं को क्या करेंगे? महंगे दाम में बेच देंगे। फर्क होता है ये चीज़ें। अभी कंटिन्यू भी हो सकती है क्लास, और हो सकता है कि नहीं भी हो, है ना। आज फर्स्ट डे था तो मैंने, क्लास तो लंबी होनी थी, लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट रखा था कि आप कितने एक लोग आते हो, क्या होता है, कैसे क्या है। ठीक है, कल से एक सिस्टमेटिक आपका टाइम टेबल हो जाएगा। और अभी 15 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी लो, बाथरूम वगैरह जाओ। ठीक है, या तो दूसरा टीचर आ जाएगा या मैं ही आ जाऊँगा। इंटरेक्शन, एक दूसरे के बीच होने वाली इंटरेक्शन। अंतर पारस्परिक का मतलब इंटरेक्शन है। किसका? इसको ऐसे कैसे रहने दो, अभी क्या करने बताओ इसका। इसका तो तब जब डव ये तो इस बैच का परमानेंट हो गया है, यहाँ से आज से शुरू किया ना ये। ग्रेड फर्स्ट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी स्टार्ट की है मैंने। और जब पहले वाले आप बैच में बैठते थे, वहाँ पे मैंने जनरल साइकोलॉजी सभी के हिसाब से जो कंटेंट है वो करवा रहा था। अब ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हो गया आपका। अब जब आपके ग्रेड फर्स्ट के अंदर लगभग 4 टॉपिक हैं। साइकोलॉजी का अर्थ, मीनिंग, क्षेत्र, ये है। दूसरा टॉपिक क्या है? लर्निंग प्रोसेस। तीसरा टॉपिक है डेवलपमेंट प्रोसेस। 3 टॉपिक तो ये हैं। एक चौथा इसके अंदर एक छोटे छोटे टॉपिक और हैं, एक मेंटल हेल्थ, एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट टेक्निक्स, ये है। और साथ में एक आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। पर्सनालिटी नहीं दे रखा फर्स्ट ग्रेड के अंदर, पर्सनालिटी नहीं है। ओके, तो ये टॉपिक तो हो गए। तो अपन अब अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है ग्रेड फर्स्ट का, वो काम उस पर काम करेंगे यहाँ तक। उसके लिए ग्रेड सेकंड के टॉपिक या रीट वाले टॉपिक हैं वो नहीं रखूँगा मैं। जो आपकी प्रॉपर अप्रोच है उस पर आएंगे, इसलिए मैंने लर्निंग थ्योरी से स्टार्ट किया। और एक है फिर आपकी यूनिट पेडागोजी की, टीचिंग मॉडल्स की, वो एक अलग पार्ट है। वो न तो ग्रेड फर्स्ट थर्ड में है, न ग्रेड सेकंड में है। ग्रेड सेकंड तक टीचिंग मेथड्स होते हैं,
और ग्रेड फर्स्ट में टीचिंग मॉडल्स होते हैं। ठीक है, टीचिंग मॉडल्स का यूज बच्चा करता है और टीचिंग मेथड का यूज टीचर करता है। क्योंकि हमारा बच्चा क्या हो जाता है, अब लेक्चरशिप में बड़ा हो जाता है ना, उसका एज ग्रुप क्या है, बड़ा है, क्योंकि वो जीन पियाजे के कौन से स्तर पर है, चौथे स्तर पर, तो उसका टॉप लेवल का संज्ञान स्तर है, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों को खुद करता है। तो वहाँ टीचिंग मॉडल्स होते हैं। और टीचर कैसे अच्छे पढ़ाए, इसके लिए उसको टीचिंग मेथड्स की आवश्यकता होती है। ठीक है।